नमस्कार। मिल्की वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मैं आईपी त्रिपाठी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम राजनीति विज्ञान की प्रश्न श्रृंखला 3 लेकर फिर उपस्थित हैं। ये प्रश्न श्रृंखला टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है और इसमें आज हम प्लेटो के भाग 2 पर अगले 15 प्रश्न करेंगे। प्लेटो भाग 1 पर हमने 15 प्रश्न किए हैं। पिछले वीडियो में हमने 15 प्रश्नों को हल कर लिया और अब इसमें हम प्लेटो पर 15 और प्रश्न हल करेंगे। इस शीर्षक को हमने नाम दिया है प्लेटो भाग 2। तो अब हम देखते हैं इस श्रृंखला का आज का प्रश्न नंबर 1। तो देखते हैं एक प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प क्या दिए हैं? ए, प्लेटो का न्याय सिद्धांत विधिक संकल्पना है। बी, प्लेटो ने न्याय के लिए ग्रीक भाषा के शब्द डिकायसून का प्रयोग किया है। और विकल्प सी क्या है? उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। और विकल्प डी क्या कहता है? उपर्युक्त दोनों कथन असत्य। तो इसमें जो 2 कथन दिए हैं वो सत्य हैं कि असत्य हैं, इसका परीक्षण हम कर लें यदि हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ लें। तो वास्तव में प्लेटो ने न्याय सिद्धांत जो दिया वह अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दिया है। रिपब्लिक में उसने इस न्याय सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया है। इसीलिए उसके ग्रंथ रिपब्लिक को कंसर्निंग जस्टिस भी कहा जाता है। अर्थात उसके ग्रंथ रिपब्लिक का दूसरा नाम है कंसर्निंग जस्टिस, न्याय के लिए। और उसमें उसने क्या बताया है न्याय के बारे में? उसने कहा कि वास्तव में न्याय क्या है? मानव आत्मा का सर्वोच्च सद्गुण है। वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति के मन में उसकी आत्मा के 3 लक्षण होते हैं। वो कहता है कि आत्मा के 3 लक्षण होते हैं। कौन कौन से 3 लक्षण बताए उसने? पहला लक्षण उसने कहा कि तृष्णा या इच्छा। तृष्णा या इच्छा अर्थात कुछ पाने, कुछ संग्रह करने की इच्छा। दूसरा, भावना या मनोवेग। भावना या मनोवेग। तीसरा उसने क्या कहा? तीसरा लक्षण बताया ज्ञान या बुद्धि। प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो कहता है कि हर मनुष्य में ये तीनों लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन किसी मनुष्य में एक विशेष लक्षण की प्रधानता रहती है। कोई एक लक्षण अधिक होगा, शेष 2 कम होंगे। जैसे मान लीजिए एक मनुष्य है और इस मनुष्य में इतना बड़ा एरिया तृष्णा का पाया जाता है, इतना बड़ा, और शेष इतने में से इधर इतना पाया जाता है ज्ञान और इतना भावना। अर्थात उस मनुष्य में तृष्णा का भाग, तृष्णा का प्रतिशत बहुत अधिक है। तीनों लक्षण उसमें पाए जा रहे हैं। वह कहता है प्रत्येक मनुष्य में तीनों लक्षण पाए जाते हैं। कहता है तीनों लक्षण प्रत्येक मनुष्य में पाए जा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए एक मनुष्य है, उस मनुष्य में इतना भाग तृष्णा का है, इतना भाग तृष्णा, और इसमें से इतना भाग ज्ञान का है और इतना भाग भावना का। कहता है कि ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति क्या करेगा? इसमें तृष्णा की भावना अधिक है, अर्थात यह वास्तव में व्यापार का कार्य करेगा या उत्पादन का कार्य करेगा, इस तरह की यह कार्य करेगा। प्लेटो कहता है कि जिस तरह के गुणों की प्रधानता होगी उसी तरह के कार्य करेगा और उस वर्ग में वह शामिल हो जाएगा। तो उसने क्या कहा कि इससे संबंधित वर्ग क्या होगा? वो कहता है इससे संबंधित वर्ग क्या होगा? जिसमें तृष्णा अधिक होगी वह संबंधित वर्ग होगा व्यापारी वर्ग या उत्पादक वर्ग, या उत्पादक वर्ग। और वह कहता है कि इससे जुड़ा एक सद्गुण भी होगा। तृष्णा या इच्छा जो है
उससे जुड़ा सद्गुण भी होगा। वह सद्गुण कौन सा होगा? संयम का सद्गुण होगा। प्लेटो कहता है कि जो 3 प्रकार के लक्षण हैं, तीनों से जुड़े एक एक सद्गुण भी रहते हैं और जिस व्यक्ति में जिस लक्षण की प्रधानता होती है उसी के आधार पर वह एक निश्चित कार्य करता है और एक निश्चित वर्ग का निर्माण करता है। वह कहता है, प्लेटो कहता है कि जिसमें भावना अधिक होगी उसमें संबंधित वर्ग कौन सा होगा? जिसमें भावना अधिक होगी उसमें संबंधित वर्ग होगा सैनिक। अर्थात ऐसा वर्ग जिसमें भावनाएं बहुत अधिक होंगी वह सैनिक का कार्य करेगा। और इससे संबंधित सद्गुण कौन सा होगा? इससे संबंधित सद्गुण होगा साहस का। कहता है जिसमें भावना अधिक होती है वह वास्तव में बहुत साहसी होता है। और वो तीसरा लक्षण से संबंधित वर्ग क्या बताता है? इससे संबंधित वर्ग बताता है वह दार्शनिक या शासक वर्ग, या शासक वर्ग, दार्शनिक या शासक वर्ग। और इससे संबंधित जो सद्गुण है वह कहता है कि इससे संबंधित सद्गुण जो होता है वह होता है विवेक का सद्गुण। यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम दिख रही है लेकिन हम इसमें जगह में समझ सकते हैं इसको। प्लेटो ने क्या कहा कि मानव में वास्तव में 3 लक्षण होते हैं, तृष्णा का लक्षण या भावना का लक्षण या ज्ञान का लक्षण। किसी व्यक्ति में तृष्णा या इच्छा की मात्रा अधिक होगी तो वह वास्तव में उत्पादक वर्ग बनाएगा, अर्थात उत्पादन का कार्य करेगा, व्यापार का कार्य करेगा। और इससे संबंधित जो सद्गुण उत्पन्न होगा वह संयम का सद्गुण होगा। जिसमें भावनाएं अधिक होंगी वह सैनिक वर्ग बनाएगा, सैनिक का कार्य करेगा और उससे संबंधित सद्गुण साहस होगा। और जिसमें ज्ञान या बुद्धि की मात्रा अधिक होगी, शेष दोनों लक्षण कम होंगे, वह शासक वर्ग होगा या फिर दार्शनिक होगा। प्लेटो वास्तव में क्या कहता है कि दार्शनिक को ही शासक होना चाहिए, तो वह दार्शनिक होगा या शासक वर्ग में होगा। और उससे संबंधित सद्गुण क्या है? विवेक। इस प्रकार प्लेटो ने कहा कि संयम, साहस और विवेक यह 3 सद्गुण होते हैं और जब इन 3 सद्गुणों का उचित संयोग होता है तो उससे जो चौथा सद्गुण उत्पन्न होता है वह वास्तव में है क्या? न्याय। अर्थात वो कहता है कि जब ये तीनों वर्ग, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग अपने अपने निर्धारित कर्तव्यों का उचित रीति से, उचित तरीके से पालन करते हैं तो वह उस समाज में न्याय उत्पन्न हो जाता है। अर्थात उसका न्याय क्या है? वास्तव में नैतिकता पर आधारित, कानून पर आधारित नहीं है, वास्तव में नैतिकता पर आधारित है कि हर व्यक्ति अपने नैतिक कर्तव्यों को पूरा करे तो समाज में न्याय उत्पन्न। और यह उसका न्याय जो है वो कार्य के विशेषीकरण पर आधारित दिखता है। कैसे? जो व्यक्ति जिस कार्य का विशेषज्ञ है वह केवल वही कार्य करेगा। जिसमें इच्छाएं बहुत है वह केवल उत्पादक वर्ग में शामिल होगा, उत्पादन का कार्य करेगा, व्यापार का कार्य करेगा। जो सैनिक वर्ग में है वह केवल सैनिक का कार्य करेगा और जो दार्शनिक है वह शासक का कार्य करेगा। अर्थात यह न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण पर भी आधारित है। और उसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में जब यह सिद्धांत दिया था तो उसके लिए उसने ग्रीक भाषा के शब्द डिकाइसून का ही प्रयोग किया था। अर्थात यह वास्तव में सत्य है। लेकिन प्रथम कथन क्या है? प्लेटो का न्याय सिद्धांत विधिक संकल्पना है। यह सत्य नहीं है क्योंकि प्लेटो का न्याय सिद्धांत वास्तव में एक नैतिक संकल्पना है। वास्तव में यह एक नैतिक संकल्पना है। यह एक नैतिक संकल्पना है, अर्थात इसमें से यह कथन गलत है और यह कथन सही है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न, प्लेटो ने मानव आत्मा के कितने लक्षण बताए हैं? विकल्प क्या है? विकल्प ए है 1, विकल्प बी है 2, विकल्प सी है 3 और विकल्प डी है 4। प्रश्न नंबर 1 की व्याख्या करते हुए हमने बताया कि प्लेटो ने मानव आत्मा के या मानव के व्यवहार के 3 लक्षण बताए। कौन कौन से 3 लक्षण? उसने मानव आत्मा
के 3 लक्षण बताए या मानव व्यवहार के 3 लक्षण बताए, कौन कौन से? एक है तृष्णा या इच्छा, दूसरा भावना या मनोवेग, और तीसरा क्या बताया? ज्ञान या बुद्धि। तो उसने प्रत्येक मनुष्य के व्यवहार के 3 लक्षण बताए। इसी को उसने क्या कहा? मानव आत्मा के 3 लक्षण है। और वो कहता है कि ये तीनों लक्षण प्रत्येक मनुष्य में पाए जाते हैं, लेकिन किसी एक लक्षण की प्रधानता होती है, शेष 2 लक्षण कम होते हैं। किसी व्यक्ति में अगर भावना की प्रधानता है तो शेष 2 लक्षण कम होंगे, अगर उसमें इच्छा की प्रधानता है तो शेष दोनों लक्षण कम होंगे, यदि उसमें ज्ञान की प्रधानता है तो भावना और तृष्णा के लक्षण कम होंगे, लेकिन तीनों लक्षण प्रत्येक मनुष्य में पाए जाते हैं, ऐसा प्लेटो कहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्लेटो ने मानव आत्मा के कितने लक्षण बताए हैं? 3। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3, प्लेटो ने कितने सद्गुण माने हैं? विकल्प क्या है? 1, 2, 3 और डी विकल्प क्या है? 4। तो वास्तव में प्लेटो ने क्या कहा कि प्रत्येक मनुष्य के व्यवहार के 3 लक्षण होते हैं, अर्थात मानव आत्मा के 3 लक्षण होते हैं। कौन कौन से 3 लक्षण? तृष्णा या इच्छा, और दूसरा लक्षण कौन सा उसने बताया? दूसरा बताया भावना या मनोवेग, और तीसरा लक्षण उसने क्या कहा? ज्ञान या बुद्धि। प्लेटो कहता है कि इन तीनों लक्षणों से संबंधित एक एक सद्गुण होता है। तृष्णा से संबंधित सद्गुण कौन सा होता है? संयम। भावना से संबंधित सद्गुण कौन सा होता है? साहस। और ज्ञान या बुद्धि से संबंधित सद्गुण होता है विवेक। प्लेटो कहता है कि ये 3 सद्गुण 3 लक्षणों के आधार पर होते हैं। वो कहता है ये जो 3 लक्षण होते हैं मानव आत्मा के, इन 3 लक्षणों के आधार पर 3 सद्गुण होते हैं, लेकिन इन तीनों सद्गुणों के उचित संयोग से, इन तीनों सद्गुणों के उचित संयोग से चौथा सद्गुण न्याय उत्पन्न होता है। और वो कहता है कि न्याय वास्तव में क्या है? ये न्याय सर्वोच्च सद्गुण है। वो कहता है यह सर्वोच्च सद्गुण है। इस तरह से उसने न्याय को भी सद्गुण माना है, अर्थात उसने कुल 4 सद्गुण माने। 3 लक्षणों के आधार पर प्रत्येक मनुष्य में 3 सद्गुण और उनके उचित संयोग से न्याय रूपी सर्वोच्च सद्गुण उत्पन्न होता है। इस प्रकार वह कुल 4 सद्गुणों को मान्यता देता है। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्लेटो ने समाज या राज्य को कितने वर्गों में विभाजित किया है? और विकल्प क्या है? 2, 3, 4, 6। अर्थात प्रश्न यह पूछा गया है कि प्लेटो ने समाज या राज्य में कितने वर्गों को मान्यता दी है। तो उसने वास्तव में समाज में कुल कितने वर्ग बताए हैं? 3 वर्ग बताए। कौन कौन से? उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। हमने पिछले प्रश्नों की व्याख्या में स्पष्ट किया है कि ये तीनों वर्ग मानव आत्मा के लक्षणों के आधार पर बनते हैं, मानव व्यवहार के लक्षणों के आधार पर बनते हैं। जिन लोगों में इच्छा बहुत अधिक होती है, तृष्णा बहुत अधिक होती है, संग्रह करने की भावना बहुत अधिक होती है, वे उत्पादक वर्ग में शामिल होते हैं। जिनमें वास्तव में भावनाएं, मनोवेग बहुत अधिक होते हैं, वे सैनिक वर्ग में शामिल होते हैं। जिनमें ज्ञान बुद्धि बहुत अधिक होता है, वे दार्शनिक या शासक वर्ग में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है, जबकि अरस्तु ने समाज को 6 वर्गों में विभाजित किया है।
अब आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं? और विकल्प क्या है? शासक वर्ग, प्रशासक वर्ग, सैन्य वर्ग और उत्पादक वर्ग। वास्तव में प्लेटो ने समाज को या राज्य को 3 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से वर्ग हैं ये? अभी पिछले प्रश्न में की व्याख्या करते हुए हमने बताया ये तीनों वर्ग कौन कौन से हैं? उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग या सैन्य वर्ग, सैनिक वर्ग या सैन्य वर्ग, और तीसरा शासक वर्ग, शासक वर्ग। तो प्लेटो ने पूरे समाज को इन 3 वर्गों में बांटा। किसमें? उत्पादक वर्ग, सैन्य वर्ग और शासक वर्ग। प्लेटो के वर्ग विभाजन में कौन सा वर्ग शामिल नहीं है? वह है प्रशासक वर्ग। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है? प्रशासक वर्ग। अब इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है? रिपब्लिक का लेखक कौन है? और विकल्प क्या दिया है? ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो और डी प्लेटो। डी क्या होगा? प्लेटो। और इसका लेखक कौन है? प्लेटो। पिछले प्रश्नों की व्याख्या करते हुए हमने कई बार स्पष्ट किया है और अब आपको बिल्कुल यह क्लियर होगा कि रिपब्लिक का लेखक प्लेटो है। और इसी रिपब्लिक ग्रंथ में उसने अपने न्याय का सिद्धांत दिया, इसीलिए उसकी इस पुस्तक को कंसर्निंग जस्टिस या न्याय के लिए भी नाम दिया जाता है। उसको कहा जाता है, इस पुस्तक को कंसर्निंग जस्टिस भी कहा जाता है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। अब प्रश्न नंबर 7 क्या है? इस प्रश्न में प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत किस ग्रंथ में दिया है? और विकल्प क्या है? ए स्टेट्समैन, बी द लॉज, सी रिपब्लिक और डी इनमें से किसी ने नहीं। तो हमने अभी पिछले प्रश्नों को हल करते हुए क्या पाया कि प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दिया है और इसीलिए रिपब्लिक को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? कंसर्निंग जस्टिस, कंसर्निंग जस्टिस या न्याय के लिए। इस पुस्तक का दूसरा नाम यह भी है, कंसर्निंग जस्टिस या न्याय के लिए। और ये इसका दूसरा नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि इस ग्रंथ में प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत बहुत ही विस्तार से दिया है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी, विकल्प क्या है? ए अनुभवात्मक, बी निगमनात्मक, सी आगमनात्मक और डी तुलनात्मक। तो वास्तव में प्लेटो की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक, प्लेटो की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक थी। अनुभवात्मक अध्ययन पद्धति किसकी थी? जॉन लॉक। जॉन लॉक की अध्ययन पद्धति अनुभवात्मक थी। और आगमनात्मक और तुलनात्मक अध्ययन पद्धति थी अरस्तु की। अरस्तु की अध्ययन पद्धति कैसी थी? आगमनात्मक और तुलनात्मक। अनुभवात्मक जॉन लॉक की थी और प्लेटो की अध्ययन पद्धति वास्तव में कैसी थी? निगमनात्मक। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? डी। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 9 में क्या है? यूनानियों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? और विकल्प क्या है? ए विधिक, बी राजनीतिक, सी सामाजिक, डी नैतिक। तो वास्तव में इसका सही आंसर क्या है? नैतिक। प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो कहता है कि मानव आत्मा में 3 लक्षण पाए जाते हैं, मानव व्यवहार के 3 लक्षण पाए जाते हैं और इन 3 लक्षणों के आधार पर 3 वर्ग बनते हैं। कौन कौन से वर्ग? उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। और जब ये तीनों वर्ग अपने अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं तो समाज में न्याय उत्पन्न होता है। अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन स्वप्रेरणा से करते हैं, नैतिकता के आधार पर करते हैं, तब न्याय उत्पन्न होता है। अर्थात यूनानियों ने न्याय के
नैतिक पहलू पर बल दिया है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, नैतिक। अब इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 10। अब प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया? निम्नलिखित में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया? और विकल्प क्या है? उद्यमिता, विकल्प बी है क्षुधा या उत्पादन, विकल्प सी है शौर्य और विकल्प डी है विवेक। तो वास्तव में क्या था? प्लेटो ने कहा कि समाज में 3 वर्ग होते हैं। प्लेटो क्या कहता है कि समाज में 3 वर्ग होते हैं। उसने समाज के 3 वर्गों का उल्लेख किया है। ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं? उत्पादक वर्ग, दूसरा क्या कहता है? सैनिक वर्ग, तीसरा शासक वर्ग। 3 वर्ग उसने बताए और वो कहता है इन तीनों वर्गों का निर्माण कैसे होता है? मानव आत्मा के 3 लक्षणों से होता है। और वे लक्षण कौन से होते हैं? इससे संबंधित लक्षण कौन कौन से हैं? उत्पादक वर्ग से संबंधित लक्षण कौन सा है? तृष्णा या इच्छा, अर्थात क्षुधा। तृष्णा या इच्छा उससे संबंधित लक्षण बताता है वो। और सैनिक वर्ग से संबंधित लक्षण कौन सा बताता है? भावना या मनोवेग सैनिक वर्ग से संबंधित लक्षण बताता है। और शासक वर्ग से संबंधित लक्षण कौन सा बताता है? ज्ञान या बुद्धि। प्लेटो कहता है कि इन लक्षणों से संबंधित सद्गुण भी होते हैं। कौन कौन से सद्गुण होते हैं? सभी से संबंधित एक एक सद्गुण होता है। इससे संबंधित सद्गुण कौन सा है? वह है संयम का सद्गुण। और इससे संबंधित सद्गुण कौन सा है? भावना से संबंधित सद्गुण है साहस का सद्गुण या शौर्य का सद्गुण। और ज्ञान या बुद्धि से संबंधित सद्गुण कौन सा है? विवेक का। इस प्रकार प्लेटो ने किसको किसको महत्व दिया है? क्षुधा को दिया है महत्व, क्षुधा अर्थात तृष्णा, और उत्पादन को दिया है। वह कहता है यह उत्पादक वर्ग जो होता है वह उत्पादन का कार्य करता है। उत्पादक वर्ग है ये क्या करता है? उत्पादन का कार्य करता है। दूसरा उसने किसको महत्व दिया है? शौर्य या साहस को। कहता है सैनिक वर्ग में साहस या शौर्य होता है। और तीसरा किसे महत्व देता है? विवेक को। वह किसको ज्यादा महत्व नहीं देता है? वह है उद्यमिता को। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उद्यमिता को उसने अधिक महत्व नहीं दिया। और अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। इस प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित में से किसने कहा कि न्याय प्लेटो के विचारों का मूल आधार? यह स्टेटमेंट किसका है? इस पर 4 विकल्प हैं। ए बार्कर, बी मैक्सी, सी कार्ल पापर और डी हीगल। तो वास्तव में यह स्टेटमेंट बार्कर का है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बार्कर। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न में क्या है? प्लेटो के न्याय सिद्धांत को किसने न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत, आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस कहा? तो हम पहले थोड़ा संक्षेप में एक बार फिर से देख लें। प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है? वह कहता है कि मानव आत्मा में 3 लक्षण होते हैं या मानव व्यवहार के 3 लक्षण होते हैं। कौन से? तृष्णा या इच्छा। हम इसमें से केवल एक को लिख रहे हैं इस बार। दूसरा भावना या मनोवेग, तीसरा ज्ञान या बुद्धि। वो कहता है इन तीनों से संबंधित 3 सद्गुण होते हैं। कौन कौन सा? तृष्णा से संबंधित सद्गुण संयम, भावना से संबंधित सद्गुण साहस और
ज्ञान से संबंधित सद्गुण विवेक। प्लेटो कहता है कि प्लेटो क्या कहता है, न्याय रूपी सर्वोच्च सद्गुण क्या करता है, वह इन तीनों सद्गुणों का उचित संयोग कर देता है। वो कहता है जब ये तीनों सद्गुण उचित संयोग से मिल जाते हैं तो न्याय रूपी सर्वोच्च सद्गुण उत्पन्न हो जाता है। ये प्लेटो कहता है। प्लेटो क्या कहता है, ये तीनों सद्गुण जब उचित मात्रा में संयोगित हो जाते हैं तो न्याय रूपी सर्वोच्च सद्गुण उत्पन्न होता है। और E.M. फोस्टर ने क्या कहा, E.M. फोस्टर ने कहा कि वास्तव में इसका जो न्याय सिद्धांत है वह न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत है, आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस है। वो कहता है कि ये वास्तव में न्याय क्या है, यही न्याय वास्तुकार है, यही न्याय आर्किटेक्ट है। वो कहता है कि जैसे आर्किटेक्ट तमाम ईंट, सलिया और तमाम चीजें लेकर एक सुंदर मकान बना देता है, उसी प्रकार न्याय रूपी आर्किटेक्ट संयम, साहस और विवेक का उचित संयोग करके समाज को आदर्श समाज या आदर्श राज्य बना देता है। अर्थात E.M. फोस्टर क्या कहता है कि ये वास्तव में न्याय ही आर्किटेक्ट है और इसका न्याय सिद्धांत आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो प्रश्न जो पूछा गया है वो क्या है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत को किसने न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत कहा है, वो कहा है फोस्टर ने। और फोस्टर ने आर्किटेक्ट इसी न्याय को ही माना है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या है, शिक्षा मानसिक बीमारी का मानसिक उपचार है, उपर्युक्त कथन किसका है। और विकल्प क्या दिया है, ए महात्मा गांधी, बी अरस्तु, सी प्लेटो और डी विकल्प क्या है, इनमें से किसी का नहीं। तो वास्तव में यह कथन जो है वह प्लेटो का है। प्लेटो कहता है शिक्षा मानसिक बीमारी का मानसिक उपचार है। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी प्लेटो। अब इसके बाद हम देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 14। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 14। प्लेटो ने शिक्षा संबंधी विचार किस ग्रंथ में दिए हैं। और विकल्प क्या है, ए है द लॉज में, विकल्प बी है रिपब्लिक में, विकल्प सी है स्टेट्समैन में और विकल्प डी है क्रेटो में। तो वास्तव में प्लेटो ने अपने शिक्षा संबंधी विचार अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दिए हैं और इसी ग्रंथ में उसने न्याय सिद्धांत दिया है। इसी ग्रंथ में आदर्श राजा और आदर्श राज्य का उसने उल्लेख किया है। तो अब हम आते हैं इसके बाद आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। आज का अंतिम प्रश्न क्या है, किसने रिपब्लिक को शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा है। किसने रिपब्लिक को शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा है। और विकल्प क्या है, ए अरस्तु, बी हीगल, सी रूसो और डी बार्कर। तो वास्तव में प्लेटो ने रिपब्लिक में एक विस्तृत शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी और उसने इतनी विस्तृत और व्यापक और सुनियोजित शिक्षा योजना प्रस्तुत की कि रूसो ने इसके ग्रंथ रिपब्लिक को शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया अब तक का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कह दिया। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और इसके साथ हमारे आज के 15 प्रश्न पूरे हुए और अगले वीडियो में प्लेटो भाग 3 में हम फिर 15 प्रश्न लेकर आएंगे, क्योंकि प्लेटो पर हमें कुल 60 प्रश्न कराने हैं जो भाग 1, 2, 3 और 4 के अंतर्गत होंगे। आज ये भाग 2 पूरा हो रहा है और भाग 3 को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए बेहद आवश्यक है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाएं। और ये वीडियो, ये प्रश्न यदि आपको अच्छे लगे हों तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और इसकी व्याख्याओं को बार बार देखें, जिससे कि वो व्याख्याएं आपके दिमाग पर स्पष्ट रूप से अंकित हो जाएं और आप आगामी परीक्षा जब दें तो आपको उसका बेहद लाभ मिल सके और आप
निश्चित रूप से अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। इसके साथ हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए वो हमारे इन नंबरों पर आप कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद शेष अगले 15 प्रश्नों के साथ हम अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।